नमस्कार दोस्तों। अपन का चल रहा था गुप्त काल। गुप्त काल के अंदर दोस्तों अपन पढ़ते हैं गुप्तकालीन सिक्के। तो चंद्रगुप्त कुमार द्वि प्रकार गुप्तों का प्रथम स्वर्ण सिक्का था। तो प्रथम स्वर्ण सिक्का कौन सा था गुप्त काल का? गुप्त काल का प्रथम स्वर्ण सिक्का वो था दोस्तों चंद्रगुप्त कुमार देवी। चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के सिक्के। तो गुप्त चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के सिक्के ये गुप्तों का प्रथम स्वर्ण सिक्का था। दोस्तों गुप्त काल के अंदर सोना और चांदी यानी स्वर्ण एवं चांदी का अनुपात है वो 1:16 था। स्वर्ण और चांदी सिक्कों का अनुपात कितना था? 1:16। अब तक गुप्त साम्राज्य के सिक्कों की 16 निधियां प्राप्त हुई है। तो अब तक गुप्त साम्राज्य की कितनी निधियां प्राप्त हुई है? 16 निधियां प्राप्त हुई है सिक्कों की। तो इसमें से दोस्तों सर्वप्रथम कलकत्ता की काली घाट, इस 16 निधियों में सबसे प्रथम जो मिली है वो कलकत्ता में काली घाट निधि मिली, कलकत्ता के अंदर काली घाट। तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों गुप्तों के अंदर जो प्रथम निधि है वो कहाँ मिली है? कलकत्ता के काली घाट निधि। दोस्तों राजस्थान के भरतपुर के बयाना से गुप्तों की सबसे महत्वपूर्ण सर्वाधिक निधि प्राप्त हुई है। बयाना निधि में दोस्तों राजस्थान के अंदर जो बयाना में गुप्तों के जो सिक्के मिले हैं, निधि मिली है, वो निधि सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक मात्रा मिले हैं। तो इनमें जो सर्वाधिक मात्रा मिले हैं दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा मिले हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय के सबसे ज़्यादा सिक्के मिले हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय का है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद दोस्तों कुमारगुप्त, फिर समुद्रगुप्त के मिले हैं। तो गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का अभिलेखों में दिनार कहा गया है। तो दोस्तों आपको कुछ दिनार है वो अभिलेखों में सोने के जो सिक्के थे स्वर्ण सिक्के उनको दिनार कहा गया है, स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा गया है। गुप्त मुद्राओं पर सर्वाधिक प्रभाव कुषाणों का प्रभाव पड़ा। तो गुप्त मुद्राओं पर सबसे ज्यादा प्रभाव है वो किनका पड़ा? कुषाण मुद्राओं का। कुषाणों की जो मुद्राएं थी उनका सर्वाधिक प्रभाव गुप्त के सिक्कों पर पड़ा। गुप्त शासकों ने धनुर्धारी प्रकार के सिक्के सर्वाधिक मात्रा में चलाए थे। तो गुप्त शासक है उनमें जो सर्वाधिक मात्रा में जो सिक्के थे वो कौन से थे? धनुर्धारी सिक्के, धनुर्धारी। तो दोस्तों गुप्त शासकों ने धनुर्धारी प्रकार के सिक्के सर्वाधिक मात्रा में चलाए। तो दिनार किनको कहते थे? स्वर्ण सिक्कों को। और चांदी के सिक्कों को बोलते दोस्तों रुपये या रौप्य। चांदी के सिक्के थे उनको बोलते थे रुपये या रूपक या रौप्य। किनको? चांदी के सिक्कों को। चांदी के सिक्कों को रौप्य या रौप्य और स्वर्ण सिक्कों को दिनार। दोस्तों गुप्त राज उसमें सर्वप्रथम रजत मुद्रे चलाने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय ये दोस्तों गुप्त शासन काल के अंदर सर्वप्रथम रजत मुद्रें चलाई थी। गंगा घाटी है उसमें रजत सिक्के चलाने वाला कुमारगुप्त था। तो गंगा घाटी में रजत सिक्के किसने चलाए? गंगा घाटी के अंदर वो चलाए थे कुमारगुप्त ने। दोस्तों फायान क्या कहता है? फायान कहता है दोस्तों कि बोलता है कि पाटलिपुत्र है, वहाँ पर बाजार में लेन देन कौड़ियों के माध्यम से होता था। तो गुप्तों की राजधानी थी पाटलिपुत्र, वहाँ बाजार के अंदर लेन देन है वो कौड़ियों के माध्यम होता था। ये जानकारी कौन कहता है? फायान बोलता है दोस्तों। यह है गुप्तकालीन सिक्के। अपन पढ़ते हैं दोस्तों गुप्तकालीन धार्मिक दशा। गुप्तकालीन धार्मिक दशा दोस्तों प्रयाग परिस्थिति में वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। किसमें? प्रयाग परिस्थिति के अंदर। जो प्रयाग परिस्थिति है उसमें वैदिक देवता उनके नाम मिलते हैं। कौन कौन से देवता? धनंद, वरुण, इंद्र और यम। इन देवताओं का नाम किसे मिलता है? प्रयाग परिस्थिति के अंदर। तो प्रयाग परिस्थिति में वैदिक देवताओं धनंद, वरुण, इंद्र एवं यम का उल्लेख है। दोस्तों समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो अश्वमेध यज्ञ गुप्त काल में किसने किया था? समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त ने। विष्णु के साथ लक्ष्मी का सर्वप्रथम उल्लेख है वो दोस्तों स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में है। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख है उसमें दोस्तों सर्वप्रथम लक्ष्मी का उल्लेख है। तो दोस्तों विष्णु के साथ
ये लक्ष्मी का विष्णु के साथ उल्लेख है। तो दोस्तों विष्णु के साथ लक्ष्मी का सर्वप्रथम उल्लेख है वो है स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में। दोस्तों गुप्त अभिलेखों में शिव का सर्वप्रथम उल्लेख है वो प्रयाग अभिलेख में है। प्रयाग अभिलेख, प्रयाग अभिलेख में दोस्तों क्या है, शिव का सर्वप्रथम उल्लेख है। तो शिव का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, प्रयाग प्रस्तुति के अंदर। कहोम लेख के अनुसार स्कंदगुप्त के समय भद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित की थी। तो दोस्तों पर स्कंदगुप्त के शासनकाल के अंदर पढ़ा था कि कहोम लेख है उसके अनुसार स्कंदगुप्त के समय भद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित की थी। दोस्तों समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के शासक मेघवर्ण को बोध गया में एक विहार बनाने की अनुमति दी। किसने, समुद्रगुप्त ने। तो समुद्रगुप्त ने दोस्तों श्रीलंका के शासक मेघवर्ण है उसको बोध गया में एक विहार बनाने की अनुमति दी। दोस्तों सांची लेख से विदित होता है, सांची लेख से विदित होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने बौद्ध एक सेनापति था, उसका नाम था अमरकादेव। तो दोस्तों सांची लेख से विदित होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने बौद्ध अमरकादेव को अपना सेनापति नियुक्त किया था। तो बौद्ध अमरकादेव को अपना सेनापति नियुक्त किसने किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। दोस्तों आर्यदेव, असंग, वसुबंधु, मैत्रेयनाथ और दिन्ना के युग गुप्त काल में हुए थे। अपन अब पढ़ते हैं दोस्तों गुप्तकालीन साहित्य। गुप्तकालीन साहित्य। भारत में सर्वप्रथम गुप्त शासकों ने ही मुद्राओं पर छंदोबद्ध संस्कृत लेख उत्कीर्ण करवाया था। भारत में दोस्तों सर्वप्रथम गुप्त शासक है, उन्होंने मुद्राओं पर दोस्तों छंदोबद्ध संस्कृत है वो लेख उत्कीर्ण कराया था, संस्कृत लेख। तो भारत में सर्वप्रथम गुप्त शासकों ने ही मुद्राओं पर छंदोबद्ध संस्कृत में जो लेख है उत्कीर्ण कराया था। दोस्तों विशाखा दत्त ने संस्कृत में 2 नाटक लिखे थे। विशाखा दत्त ने संस्कृत में 2 नाटक कौन कौन से लिखे दोस्तों, एक तो लिखा मुद्रा राक्षस, एक था दोस्तों देवी चंद्रगुप्तम। तो विशाखा दत्त की संस्कृत के अंदर, दोनों नाटक ये संस्कृत के अंदर थे, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। दोस्तों भारवी ने किरातार्जुनी नामक महाकाव्य लिखा। भारवी ने किरातार्जुनीय। तो दोस्तों भारवी है उसने किरातार्जुनीय नामक महाकाव्य लिखा। और कामंदक उसने दोस्तों नीतिसार का लेखक था। किसका, नीतिसार का। और तो दोस्तों भारवी ने क्या लिखा, किरातार्जुनीय, और कामंदक ने नीतिसार। दोस्तों नीतिसार है ये अनुष्टोप छंद में लिखा गया है, दोस्तों विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र एवं दोस्तों एक थी वात्स्यायन की कामसूत्र, ये भी दोनों गुप्त काल की है। तो कामसूत्र के लेखक कौन थे, वात्स्यायन, और पंचतंत्र के विष्णु शर्मा। दोस्तों ये पंचतंत्र है, इसका अरबी अनुवाद है वो कलील व दिमना में, अरबी अनुवाद कलील व दिमनम। तो पंचतंत्र किसने लिखी, विष्णु शर्मा ने। इसका अरबी अनुवाद क्या है, कलील व दिमना। तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक लेखक थे कालिदास। इनके दोस्तों एक तो था खंड काव्य, एक था दोस्तों महाकाव्य, खंड काव्य, एक महाकाव्य, एक थे नाटक। तो दोस्तों खंड काव्य कौन कौन से थे, एक तो था ऋतुसार, एक मेघदूत, ऋतुसार वे मेघदूत। तो
तो दोस्तों ये सभी बुक हैं, ये किसने लिखी थी? कालिदास ने। तो कालिदास ने जो खंड काव्य, ये खंड काव्य के अंदर था ऋतुसंहार व मेघदूत, और महाकाव्य के अंदर था दोस्तों कुमार संभव, कुमार संभव व रघुवंश। और नाटक के अंदर दोस्तों मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम। एक थी दोस्तों विक्रमोर्वशीय, विक्रमोर्वशीय। एक थी दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। और एक दोस्तों एक थी कौंतलेश्वर द्वैत्य। ये सब रचनाएं किसकी थी दोस्तों? ये सब रचनाएं कालिदास की थी। तो कालिदास के अंदर खंड काव्य में, खंड काव्य के अंदर ऋतुसार और मेघदूत, ऋतुसार और मेघदूत। तो खंड काव्य, कालिदास ने खंड काव्य कौन कौन रचना करी? ऋतुसार और मेघदूत। और महाकाव्य के अंदर कुमार संभव और रघुवंश, कुमार संभव और रघुवंश। और नाटक है दोस्तों वो है मालविकाग्नि मित्रम और विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम और कौंतलेश्वर द्वैत्य। यह नाटक। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो नाटक कौन कौन से थे? तो नाटक ये चारों हैं, और महाकाव्य कुमार संभव और रघुवंश है, और खंड काव्य है ये ऋतुसार और मेघदूत है। ये सब की रचना किसने की थी? कालिदास ने करी थी। अब पढ़ते दोस्तों अपन गुप्तकालीन विज्ञान। दोस्तों गुप्त काल के अंदर एक थे आर्यभट्ट प्रथम। कौन? आर्यभट्ट, आर्यभट्ट प्रथम। तो दोस्तों आर्यभट्ट के बारे में अपन विस्तार से पढ़ते हैं। आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ, उनकी पुस्तक कौन सी थी, और विशेष के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों उनका जन्म है वो 467 ईस्वी में। तो दोस्तों इनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। 476 ईस्वी में पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। तो इनका जन्म 476 पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र दोस्तों उस टाइम कुसुम नगर भी कहता था, कुसुम नगर या कुसुमपुर, कुसुमपुर। तो आर्यभट्ट प्रथम का जन्म का हुआ 476 ईस्वी में पाटलिपुत्र या कुसुमपुर में। और पुस्तक है दोस्तों वो आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम। एक थी दोस्तों इनकी सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत। एक ही 10 गीतिका, 10 गीतिका। तो आर्यभट्ट का जन्म का हुआ 476 में पाटलिपुत्र में हुआ। पुस्तक के कौन कौन सी थी? आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत और 10 गीतिका। और दोस्तों आर्यभट्ट की विशेष के बारे में अपन पढ़ते हैं। आर्यभट्ट की बीज गणित का जनक माना जाता है। तो बीज गणित का जनक किससे माना जाता है? आर्यभट्ट को। बीज गणित का जनक, बीज गणित का जनक किसको माना जाता है? आर्यभट्ट को। तो दोस्तों विशेष में गणित अपन पढ़ते हैं कि बीज गणित का जनक कौन था? आर्यभट्ट था। पुस्तक है आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत, 10 गीतिका। जन्म है वो 476 में पाटलिपुत्र या कुसुमपुर में हुआ था। आर्यभट्ट प्रथम का। दोस्तों ये आर्यभट्ट प्रथम, इसको भारत का पहला ऐतिहासिक खगोल शास्त्री कहा जाता है। तो भारत का पहला ऐतिहासिक खगोल शास्त्री कौन था? आर्यभट्ट। भारत का प्रथम ऐतिहासिक खगोल शास्त्री। तो भारत का प्रथम ऐतिहासिक खगोल शास्त्री कौन था? आर्यभट्ट। दोस्तों आर्यभट्टियम पुस्तक है ना, ये आर्यभट्टियम पुस्तक है। इस आर्यभट्टम पुस्तक में आर्यभट्ट कहते हैं कि मैंने खगोल शास्त्रीय सिद्धांतों के सारे समुद्र में गोता लगाया और सत्य ज्ञान से डूबे रतन को अपनी बौद्धिकता की नाव से उबारा। ये बात किसमें कही गई है? आर्यभट्टियम में। तो दोस्तों आर्यभट्टियम जो पुस्तक है आर्यभट्ट की, उसमें आर्यभट्ट ने क्या कहा कि मैंने खगोल शास्त्रीय सिद्धांतों के सारे समुद्र में गोता लगाया और सत्य ज्ञान से डूबे रतन को अपनी बौद्धिकता की नाव से उबारा। दोस्तों आर्यभट्ट पहले खगोल शास्त्री हैं जिन्होंने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक कारण बताए। तो सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के जो पहले कारण है, वैज्ञानिक कारण है, वो किसने बताए? आर्यभट्ट ने बताए अपन को।
दोस्तों आर्यभट्टियम में, ये आर्यभट्टियम पुस्तक इसमें घोषित किया कि सूर्य स्थिर है। क्या है कि सूर्य है वो स्थिर है। आर्यभट्टियम पुस्तक में बोला कि सूर्य है वो स्थिर है तथा पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ सूर्य की परिक्रमा भी करती है। ये किसने बोला? आर्यभट्ट ने। किसमें? आर्यभट्टियम पुस्तक में। दोस्तों आर्यभट्ट ने वर्ष की लंबाई 365 दिन की बताई। 365 दिन की लंबाई है वर्ष की। ये किसने बताई? आर्यभट्ट ने बताई। दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों पाई का मान है ना, वो आसन मान से किसने बताया? आर्यभट्ट ने बताया। तो दोस्तों आर्यभट्ट ने वर्ष की लंबाई 365 दिन है वो सर्वप्रथम बताई। और पाई का जो सर्वप्रथम सही आसन मान है, पाई का जो सर्वप्रथम आसन मान है 3.11416 है, ये दोस्तों किसने बताया? आर्यभट्ट ने। दोस्तों सर्वप्रथम उन्होंने साइन जया का खगोल में प्रयोग किया। तो साइन जया का खगोल में प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने। और गणना की दशमलव प्रणाली का उल्लेख भी किया है। ये किसने? सब बातें किसने? आर्यभट्ट की है। तो दोस्तों आर्यभट्ट के बाद हम पढ़ते हैं वराहमिहिर। ये भी गुप्त काल के अंदर हुए थे। वराहमिहिर दोस्तों वराहमिहिर का जो जन्म है वो 6ठी शताब्दी में उज्जैनी में हुआ था। कहाँ? वहाँ उज्जैनी में। और पुस्तकें वराहमिहिर की भी बहुत सारी पुस्तकें थी। जन्म उज्जैनी। और वराहमिहिर की जो पुस्तकें हैं दोस्तों उनमें पंच सिद्धांतिका, व्रत जातक, एक व्रत संहिता, व्रत संहिता, ये थी दोस्तों लघु जातक, एक दोस्तों विवाह पटल, एक थी योग माया। तो वराहमिहिर का जन्म कब हुआ? उज्जैन के अंदर। और पुस्तकें कौन कौन सी थी? पंच सिद्धांतिका, व्रत जातक और व्रत संहिता, लघु जातक, विवाह पटल और योग माया। ये पुस्तक इनकी थी वराहमिहिर की। दोस्तों वराहमिहिर है वो ज्योतिष से अधिक ज्योतिष के इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने बताया था दोस्तों कि वराहमिहिर ने कि चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा है वो किसका? चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा किसका लगाता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। ये बात किसने की थी? वराहमिहिर ने। तो वराहमिहिर ने सर्वप्रथम दोस्तों बताया था कि चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और सूर्य और पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। और आर्यभट्ट ने क्या कहा दोस्तों? आर्यभट्ट ने कहा कि सूर्य स्थिर है तथा पृथ्वी है ने अपनी दूरी पर घूमने के साथ सूर्य की परिक्रमा करती। ये बात तो आर्यभट्ट ने की थी। लेकिन दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये वराहमिहिर ने की थी। दोस्तों ये व्रत संहिता है, एक प्रकार की विश्वकोश है जिसमें वराहमिहिर ने पौधों में होने वाले विभिन्न रोगों का निदान भी बताया है। तो दोस्तों किसने पौधों में होने वाले विभिन्न रोगों का निदान बताया है? ये बताया वराहमिहिर ने। कौन सी बुक के अंदर? व्रत संहिता के अंदर। वराहमिहिर के पश्चात आता है दोस्तों ब्रह्मगुप्त। दोस्तों ब्रह्मगुप्त इनका जन्म दोस्तों भीनमाल में हुआ था। कहाँ पे? भीनमाल में। दोस्तों इसकी बुक क्या थी? वो थी ब्रह्मस्फोट। ब्रह्मगुप्त की पुस्तकें वो ब्रह्मस्फोट या ब्रह्मस्फोट को दोस्तों अपन ब्रह्म सिद्धांत भी बोलते हैं। ब्रह्म सिद्धांत। एक थी दोस्तों खंड खाद्य। तो ब्रह्मगुप्त की पुस्तकें कौन सी थी? ब्रह्मस्फोट या ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य। दोस्तों न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है ना, उसकी पूर्व कल्पना सर्वप्रथम ब्रह्मगुप्त ने ही की थी। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की पूर्व कल्पना सर्वप्रथम ब्रह्मगुप्त ने ही की थी। दोस्तों अरबों में ज्योतिष के प्रसार का श्रेय ब्रह्मगुप्त को जाता है। तो अरबों के अंदर जो ज्योतिष का प्रसार है अरबों के अंदर, किसके अंदर? अरब कंट्री के अंदर या अरबों में ज्योतिष के प्रसार का श्रेय किसको जाता है? ब्रह्मगुप्त को जाता है।
दोस्तों ब्रह्मगुप्त ने वृत्तीय एवं चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत दिया। कौन सा? वृत्तीय एवं चक्रीय, वृत्तीय या चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत। तो दोस्तों ब्रह्मगुप्त है, इसका जन्म कहाँ हुआ था? 7वीं शताब्दी में बीनमाल में हुआ था। और इनकी जो पुस्तक है वो थी ब्रह्म स्फुट या ब्रह्म सिद्धांत या खंड खाद्य, ये दो पुस्तकें थी इसकी। और दोस्तों न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की पूर्व कल्पना है वो सर्वप्रथम ब्रह्मगुप्त ने की थी। अरबों में ज्योतिष के प्रसार का श्रेय किसको है? अरबों में ज्योतिष का प्रसार ये ब्रह्मगुप्त को है। और दोस्तों ब्रह्मगुप्त ने वृत्तीय या चक्रीय चतुर्भुज है इसका सिद्धांत दिया था। वृत्तीय एवं चक्रीय चतुर्भुज सिद्धांत किसने दिया था? ये ब्रह्मगुप्त ने दिया था। अब दोस्तों अपन भास्कराचार्य या भास्कर सेकंड। भास्कराचार्य दोस्तों भास्कराचार्य इनका जन्म हुआ था खानदेश महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ? खानदेश महाराष्ट्र में। खानदेश महाराष्ट्र में जन्म हुआ इनका। और दोस्तों इसकी जो पुस्तकें थी भास्कराचार्य की जो पुस्तक है वो दोस्तों सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि। तो भास्कराचार्य की पुस्तक का क्या नाम था? सिद्धांत शिरोमणि। दोस्तों भास्कराचार्य को कलन गणित या कैलकुलस का आविष्कारक माना जाता है। तो कलन गणित या कैलकुलेट करने का मतलब कैलकुलस, उसका आविष्कारक माना जाता है, आविष्कारक माना जाता है। तो उसको भास्कराचार्य उसका जन्म हुआ था खानदेश महाराष्ट्र में। पुस्तक थी सिद्धांत शिरोमणि। और भास्कराचार्य को कलन गणित या कैलकुलस का आविष्कारक माना जाता है। सिद्धांत शिरोमणि के दोस्तों 4 भाग है। कितने हैं? 4 भाग। ये सिद्धांत शिरोमणि है, इसके 4 भाग है। एक थे दोस्तों लीलावती, एक थी बीजगणित, लीलावती बीजगणित, और एक थी ग्रह गणित एवं गोला, ग्रह गणित एवं गोला। एक थी लीलावती। तो दोस्तों सिद्धांत शिरोमणि इसके 4 भाग थे, लीलावती, बीजगणित, गृह गणित और गोला। दोस्तों लीलावती है, उसको लीलावती को पाट्यगणित भी कहते हैं। तो लीलावती किसको पाट्यगणित बोलते हैं? लीलावती को। दोस्तों लीलावती का फारसी अनुवाद है वो मुगल काल में फैजी ने किया। तो लीलावती है ये लीलावती, इसका जो फारसी अनुवाद है वो मुगल काल में किसने किया था? फैजी ने। भास्कर प्रथम ने दोस्तों अनगिनत समीकरणों को हल करने की चक्रवात विधि है ना वो दी थी। दोस्तों भास्कराचार्य के बाद अपन पढ़ते हैं चिकित्सा शास्त्र, मतलब गुप्त काल के अंदर चिकित्सा वो किस प्रकार की थी, कौन कौन चिकित्सक हुए थे? चिकित्सा शास्त्र दोस्तों इनमें एक चिकित्सक हुए थे बहुत बड़े, सुश्रुत। कौन? सुश्रुत। दोस्तों चरक काय है वो ये चरक काय का प्रणेता दोस्तों चरक था, वो चरक है वो काय चिकित्सक के प्रणेता थे। तो ये सुश्रुत है ये शैल्य चिकित्सक के प्रणेता थे। किसके? शैल्य चिकित्सक थे ये, शैल्य चिकित्सा के डॉक्टर थे ये। दोस्तों सुश्रुत की जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम था सुश्रुत संहिता। तो सुश्रुत संहिता में उपदेष्टा है धन्वंतरी है। तो सुश्रुत संहिता है, इसकी पुस्तक का नाम क्या था? सुश्रुत संहिता। और सुश्रुत संहिता का उपदेष्टा है, उपदेष्टा, वो उपदेष्टा कौन थे? धन्वंतरी। तो दोस्तों सुश्रुत की बुक का नाम सुश्रुत संहिता और उसका सुश्रुत संहिता का उपदेष्टा धन्वंतरी। तो दोस्तों इसमें सुश्रुत संहिता के अंदर शल्य क्रिया के बारे में प्रयुक्त होने वाले 121 उपकरणों का उल्लेख मिलता है। कितने उपकरणों का? 121 उपकरणों का उल्लेख मिलता है इसके अंदर।
छठी शताब्दी में दोस्तों वाग्भट ने आर्यवेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय एवं अष्टांग संग्रह की रचना की। छठी शताब्दी में दोस्तों वाग्भट ने आर्यवेद के प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यवर्ध पर 2 बुकें लेके अष्टांग हृदय व अष्टांग संग्रह पुस्तक किसने लिखी? वाग्भट ने लिखी थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद का विद्वान एवं चिकित्सक धन्वंतरी था। ये धन्वंतरी क्या था? ये सुश्रुत की पुस्तक थी सुश्रुत संहिता, उसका उपदेष्टा था धन्वंतरी। और इस पुस्तक के अंदर 121 उपकरणों की अपन को जानकारी दी गई है। और ये धन्वंतरी है दोस्तों, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड है। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोलते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद का विद्वान एवं चिकित्सक था धन्वंतरी दोस्तों। इसने धन्वंतरी ने दोस्तों निघंटू के लेखक थे। निघंटू के लेखक कौन थे? धन्वंतरी किसके शासनकाल में थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। तो दोस्तों पालकेप्य नामक वेटनरी विज्ञानी ने हत्यावर्ध नामक ग्रंथ की रचना की। तो एक वेटनरी शासक था, पशु विज्ञानक डॉक्टर था कैप्य नामक वेटनरी विज्ञानी ने इसने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी, ग्रंथ की रचना करी थी हस्तायुर्वेद की रचना किसने की? पालकेप्य ने। ये वेटनरी विज्ञानी थे जो हाथियों के रोगों की चिकित्सा से संबंधित थे। तो ये हाथियों एवं रोगों के चिकित्सा के संबंधित थे ये। चिकित्सक के बाद में पढ़ते हैं अपन दोस्तों गुप्तकालीन कला एवं साहित्य या स्थापत्य। साहित्य के बारे में पढ़ लिया था। गुप्तकालीन कला एवं स्थापत्य। गुप्तकालीन मंदिर है वो दोस्तों नागर शैली में। तो गुप्त काल के अंदर जो भी मंदिर है वो कौन शैली में? नागर शैली के अंदर। दोस्तों सिक्कर मंदिर का पहला उदाहरण है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। सिक्कर का जो पहला उदाहरण मिलता है अपन सिक्कर के मंदिर के अंदर, जो सिक्कर होता है उसका जो पहला उदाहरण है वो अपन दोस्तों पहला उदाहरण है वो मंदिर मिलता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो सिक्कर का पहला उदाहरण अपन को कहाँ मिलता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर के अंदर मिलता है। दोस्तों भितरगांव का दोस्तों कानपुर में यूपी में। और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है रायपुर जिला छत्तीसगढ़ में। और पहाड़पुर का दोस्तों राजशाही और बांग्लादेश में इंटू से निर्मित मंदिर। तो इंटू से निर्मित मंदिर है। इंटू से निर्मित मंदिर मिले हैं अपन गुप्त काल के अंदर। वो कहाँ मिले हैं? एक तो दोस्तों भितरगांव दोस्तों ये कानपुर यूपी के अंदर है। एक है दोस्तों शिवपुर का लक्ष्मण मंदिर। ये दोस्तों रायपुर जिला छत्तीसगढ़ के अंदर है। रायपुर में छत्तीसगढ़ में। एक है दोस्तों पहाड़पुर है दोस्तों ये बांग्लादेश में है। ये सब मंदिर है वो इंटू से निर्मित है। तो इंटू से निर्मित है गुप्त काल के अंदर अपन को कौन कौन से मंदिर मिले हैं? भितरगांव है दोस्तों ये कानपुर यूपी के अंदर था। एक मिला दोस्तों सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर। ये है पहाड़पुर है दोस्तों ये राजशाही बांग्लादेश में। ये सब इंटू से निर्मित मंदिर है दोस्तों। पंचायतन शैली का प्राचीनतम उदाहरण है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। तो सिक्कर का पहला उदाहरण कहाँ मिला है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कहाँ पे? देवगढ़ का दशावतार के अंदर क्या मिला है? सिक्कर का पहला उदाहरण। और पंचायतन शैली है उसका भी प्राचीन उदाहरण है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। पंचायतन शैली का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो दोस्तों गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर कौन कौन से थे? एक था सांची का मंदिर। सांची के अंदर दोस्तों 17 मंदिर मिले। एक है तीगुआ का विष्णु मंदिर। तो विष्णु मंदिर कहाँ पर था? तीगुआ के अंदर दोस्तों। एक मिला है भूमरा के अंदर शिव मंदिर। तो दोस्तों ये भूमरा का जो शिव मंदिर है ये कहाँ पे? एमपी माइन मध्य प्रदेश में। इसमें शिव जी है और रतन जड़ित मुकुट पहने दिखाए गए। तो शिव है और रतन जड़ित मुकुट पहने हुए दिखाए गए। कौन से मंदिर में? भूमरा के शिव मंदिर में। तो भूमरा के शिव मंदिर है वो कहाँ पे? एमपी के अंदर। कहाँ पे? एमपी में। इसमें शिव है और रतन जड़ित मुकुट पहने हुए दिखाए गए हैं दोस्तों। एक है नचना कुटार का पार्वती मंदिर। नचना कुटार का कौन सा मंदिर? पार्वती मंदिर।
तो पार्वती मंदिर का है नचना कोठार में, और बुमरा के अंदर शिव मंदिर है जो रतन जड़ित मुकुट पहने हुए दिखाया गया है। एक दोस्त देवगढ़ दशावतार मंदिर हो गया। एक राजस्थान में दोस्तों कोटा में मुकुंदरा दरा मंदिर है, राजस्थान के कोटा के अंदर मुकुंदरा दरा मंदिर है, कोटा के अंदर है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अपन पढ़ते हैं गोवा स्थापत्य। दोस्तों विदिशा के पास उदयगिरी में 20 गुफाओं का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। तो विदिशा है, उसके पास दोस्तों उदयगिरी, विदिशा के पास उदयगिरी में दोस्तों 20 गुफाओं का निर्माण है, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। विदिशा के पास उदयगिरी में 20 गुफाओं का निर्माण है, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में हुआ। गुफा संख्या 9 जिसे कनिंघम ने अमृत गुहा कहा है, यहाँ की सबसे बड़ी गुहा है। तो ये 20 गुफा थी दोस्तों, इनमें दोस्तों गुफा संख्या 9 है। कौन सी गुफा संख्या 9 है? वो दोस्तों कनिंघम ने अमृत गुहा कहा है, अमृत गुहा। तो कनिंघम ने कौन सी गुहा को अमृत गुहा कहा है? गुफा संख्या 9 में। और उदयगिरी में कितनी गुफा मिले हैं? 20। ये किस शासनकाल की है? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की है। दोस्तों उदयगिरी गुफाओं में मिथ्या गुहा भी कहते हैं। तो उदयगिरी जो गुहा है, ये गुफा है उदयगिरी की गुफाएं हैं, उनको मिथ्या गुहा भी कहा जाता है, मिथ्या गुहा भी कहा जाता है। तो विदिशा के पास उदयगिरी में 20 गुफाओं का निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया। और गुफा संख्या 9 है, उसको दोस्तों कनिंघम ने अमृत गुहा कहा है। और उदयगिरी में गुफाओं को क्या बोलते हैं? मिथ्या गुहा भी बोला जाता है। गुप्त काल की प्रमुख बौद्ध गुफा है वो अजंता एवं बाकी है। तो गुप्त काल की प्रमुख बुद्ध की जो गुफा है, बौद्ध धर्म की संबंधित है बौद्ध गुफा, वो कौन से? अजंता एवं बाघ। अजंता की गुफा है, वो संख्या कितनी? अजंता की देखो 16, 17, 19 जो गुफाएं हैं वो गुप्त काल की है। तो दोस्तों अजंता के अंदर जो गुफाएं हैं उसमें 16, 17, 19 जो गुफाएं हैं, जो तीन गुफाएं ये गुप्त काल की। तो कौन कौन सी गुफाएं हैं जो गुप्त काल की है? अजंता के अंदर 16, 17 और 19। उसके बाद दोस्तों अपन पढ़ते हैं गोवा स्थापत्य मूर्ति कला। दोस्तों तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार, किसके अनुसार? तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार, तिब्बती इतिहास तारानाथ के अनुसार गुप्त काल में बिंबिसार नामक कला विज्ञ की देख रेख में गुप्त कला का पुनर्जागरण हुआ था। तो इस बात कौन कह रहा है? तारानाथ क्या कहता है कि बिंबिसार नामक कला विज्ञ की देख रेख में गुप्त कला का पुनर्जागरण हुआ था। बिहार के भागलपुर के निकट, बिहार है वहाँ पर भागलपुर के निकट दोस्तों सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की श्रेष्ठ ताम्र निर्मित मूर्ति मिली है। तो सुल्तानगंज है दोस्तों बिहार में। कहाँ पे? बिहार के अंदर जो सुल्तानगंज है उसमें दोस्तों बुद्ध की अपन को एक मूर्ति मिली है ताम्र निर्मित। तो दोस्तों 7.5 फुट ऊंची है। कितने? 7.5 फुट है। तो 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की जो मूर्ति है ताम्र निर्मित, वो कहाँ मिली है? बिहार के अंदर। बिहार में कहाँ? बिहार के अंदर दोस्तों भागलपुर के निकट क्या है? सुल्तानगंज। वहाँ से दोस्तों सुल्तानगंज में बुद्ध मूर्ति अभ्य मुद्रा में कहा। कैसे मुद्रा? ये जो मूर्ति मिली है अपन को 7.5 फुट की बुद्ध की, किनकी? बुद्ध भगवान की। ये मूर्ति दोस्तों ये अभ्य मुद्रा में है, मतलब सोए हुए हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी मुद्रा है जो अभ्य मुद्रा के अंदर है बुद्ध की? वो सुल्तानगंज वाली है। तो बोध गया के मंदिर के गृह में बुद्ध की विशाल मूर्ति है, भूमि स्पर्श मुद्रा में आसीन है। बोध गया के मंदिर है, बोध गया के मंदिर है ना दोस्तों, उसमें गर्भगृह में बुद्ध की एक विशाल मूर्ति मिली है जो भूमि स्पर्श मुद्रा में मिली है। एक है दोस्तों मूर्ति कला के अंदर कांगड़ा पंजाब। कहाँ पे? कांगड़ा पंजाब है, कांगड़ा पंजाब है दोस्तों, कांगड़ा पंजाब है। वहाँ पर बुद्ध की पित्तल की मूर्ति मिली है। उसकी बुद्ध की पित्तल की मूर्ति, बुद्ध की पित्तल की मूर्ति मिली है। तो बुद्ध की पित्तल की मूर्ति कहाँ मिली है? वो मिली है कांगड़ा। कांगड़ा कहाँ पड़ता है? पंजाब के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों बेसनगर में दुर्जनपुर से जैन तीर्थंकरों की 3 प्रतिमाएं मिली हैं। तो बेसनगर के दुर्जनपुर से जैन धर्म की 3 मूर्तियां मिली हैं। इन मूर्तियों का निर्माण रामगुप्त ने करवाया था। किसने कराया? रामगुप्त ने। बेसनगर के दुर्जनपुर से
तीन अपन जैन तीर्थकरों की मूर्तियाँ मिली है, जैन तीर्थकरों की मूर्तियाँ मिली है। जैन तीर्थकरों की मूर्तियाँ तीन कहाँ से मिली है? बैसनगर के दुर्जनपुर से हैं। और इन मूर्तियों का जो निर्माण है वो किसने कराया था? रामगुप्त ने कराया था, रामगुप्त ने कराया था। चौसा से ऋषभ देव की कांस्य प्रतिमा मिलती है, चौसा से ऋषभ देव की कांस्य निर्मित मूर्ति मिली, कांस्य निर्मित प्रतिमा मिली है अपन को। तो दोस्तों मूर्ति कला के अंदर तारनाथ की तिब्बती इतिहासकार तारनाथ क्या कहते हैं कि गुप्त काल में बिंबिसार नामक कलाविज्ञ की देख रेख में गुप्त कला का पुनर्जागरण हुआ। और बिहार के अंदर दोस्तों भागलपुर है, उसके निकट सुल्तानगंज है, वहाँ पर बुद्ध की एक सुरक्षित तांबा निर्मित मूर्ति मिली है जो 7.5 फुट की थी। और सुल्तानगंज की जो बुद्ध की जो मूर्ति है ये अभ्य मुद्रा में है। दोस्तों बोध गया मंदिर है, गर्भगृह में बुद्ध की विशाल मूर्ति है मिली है, वो भूमि स्पर्श मुद्रा में आसीन है। और कांगड़ा पंजाब में दोस्तों बुद्ध की पित्तल की प्रतिमा मिली है, बुद्ध की पित्तल की मूर्ति कहाँ मिली है? कांगड़ा पंजाब में। और भूमि स्पर्श मूर्ति है वो कहाँ मिली है? बोध गया में। और बेसनगर के दुर्जनपुर है, वहाँ पर जैन है, जैन तीर्थकर उनकी 3 प्रतिमाएं मिली है। और इन प्रतिमाओं का निर्माण किसने कराया था? रामगुप्त ने करवाया। और चौथा से दोस्तों ऋषभ देव की कांस्य से निर्मित प्रतिमा मिली है।